माली की तबीयत खराब थी और आज माली की जगह इसका बेटा पौधों और फूलों को पानी देने आया। सारा दिन पौधों को पानी देता और सारी सारी रात CSS की तैयारी करता। वो अपने बाप की गरीबी मिटाना चाहता था, इसलिए दिन रात मेहनत कर रहा था। कई बार अपने बाप से ये भी कह चुका था कि बाबा, जब आपको लोगों के घरों में मजदूरी करते देखता हूँ तो ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मगर जल्द आपको इन तमाम चीज़ों से छुटकारा हासिल हो जाएगा। एक दिन मालिक की बेटी, जिसका नाम सजल था, वो यूनिवर्सिटी जा रही थी कि लड़के के हाथ से पानी का पाइप फिसला और सजल की कमीज भीग गई। इसको बहुत गुस्सा आया। इसने अपना पैर से जूती उतारी और लड़के को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया, लेकिन मजाल है कि लड़के ने आगे से इसका हाथ रोकने की भी कोशिश की हो। जब वो माली के बेटे को मार मार के थक गई, तब इसने तमाम किताबों को आग लगा दी, ये कहते हुए कि तुम गरीब लोगों ने कब से ख्वाब देख लिए कि बड़े अफीसर बनोगे, तुम्हारी औकात हमेशा हमारे पैरों तले ही रहेगी। बेचारा माली का बेटा वहां से चला गया। मालिक को जब पता चला तो वो मालिक के घर आया, सजल से अपने बेटे के लिए माफ़ी मांगी। 2016 में सजल ने CSS का इम्तिहान पास किया और इंटरव्यू देने के लिए जब पहुंची तो ये देखकर हैरान हो गई कि वहाँ तो माली का बेटा। ये इन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज की कैंटीन में एक मुलाजम था। जब मैंने पहली बार सजल को देखा था, वो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आई थी और सजल के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के सपने देखता था, मगर मैं अपनी औकात से भी अच्छी तरह वाकिफ़ था। मैं एक गरीब घर से तल्लक रखता था, मगर अपने बाप की गरीबी मिटाना चाहता था। ये मेरा बचपन से ही ख्वाब था। बड़े बड़े अदारों में तालीम हासिल नहीं कर सकता था, लिहाजा खुद अपने बलबूते पर तालीम हासिल करना शुरू की। मैट्रिक के बाद FA और BA के प्राइवेट एडमिशन भेजे और घर में ही तैयारी करना शुरू की। सारा दिन कैंटीन पर अखबार होता, मगर रात के वक्त पढ़ाई कर लेता। वो लड़के जो मेरे साथ कैंटीन में काम करते थे, वो अक्सर मुझसे कहा करते थे कि अगर तू रात को सोएगा नहीं तो बीमार पड़ जाएगा, लिहाजा कोशिश किया करो कि नींद पूरी किया करो। लेकिन अगर मैं सोता रहा तो मेरे सारे वो ख्वाब सो जाएंगे जो मैंने अपनी जागती आंखों से देखे थे। मैं अपनी ज़िंदगी के कठिन तरीन जिंदगी गुजार रहा था। आज की लड़कियां और लड़के कैंटीन में खाना खाने आते या फिर कभी चाय या जूस पीते और गपशप लगाकर वापस चले जाते। ये बड़े बड़े ख़ानदानों के लड़के और लड़कियां थे, मगर आज पहली बार मुझे पता चला कि इंसान दौलतमंद होना चाहिए, जितना भी हो, लेकिन वो दौलत से भी खुशियां नहीं खरीद सकता। वो दिन मुझे आज तक याद है जब कॉलेज के एक लड़के ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई थी और अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया था। वो कई दिनों से मुझे कॉलेज में अपसेट नज़र आता था। जब भी कभी कैंटीन में आता तो मैं इसके चेहरे पर परेशानी पढ़ सकता था। वो अपने दोस्तों के दरमियान होते हुए भी कई सोचों में गुम होता। ऐसे महसूस होता था कि वो यहाँ नहीं बल्कि किसी और ही सोचों में गुम है। इसके मरने के बाद कैंटीन के मालिक से मुझे पता चला कि लड़के का वालिद लंदन में रहता था। जब इसकी वालदा हर वक्त मुख्तलिफ किस्म की पार्टीज अटेंड करती थी। जब इसकी माँ घर वापस आती तो नशे की हालत में होती थी। बेटे ने कई बार अपनी माँ से कहा कि आपको देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो जाता हूँ। ऐसे ऐसे लोग आपको छोड़ने के लिए हमारे घर में आते हैं जिनकी शक्ल में नहीं देख सकता था, मगर आपने इनसे दोस्ती कर रखी है। माँ जो कि नशे में होती थी तो वो अपने बेटे से ही बहकी बहकी बातें करती थी। बाप उम्र के इस हिस्से में भी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने का सोच रहा था, जबकि इसकी माँ इसके लिए शर्मिंदगी का बायस थी। लड़का माँ और बाप की वजह से ज़हनी अजियत में था और जब बर्दाश्त ना हुआ तो अपनी जान दे दी। इसी तरह एक अमीर घर की लड़की ने कॉलेज के अंदर ही अपनी नाश काटी थी, वो भी अपने बाप की वजह से, क्योंकि इसका बाप इसी की उम्र की लड़की को ब्याह कर इसके घर ले आया था। लड़की की माँ से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो घर छोड़कर चली गई। सबसे हैरत की बात तो ये थी कि लड़की की सौतेली माँ इसकी सहेली निकली। इस तरह के वाक़यात मैंने पिछले 5 से 10 बरस के दौरान देखे और इस नतीजे पर पहुंचा कि जब हम दीन से दूर हो जाएंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितनी दौलत है, हम दिली सुकून हासिल नहीं कर सकते। मैंने बहुत कोशिश की कि सजल के बारे में ना सोचूं, इस बात को समझूं कि सजल एक बड़े ख़ानदान से तल्लक रखती है, जबकि मैं तो एक माली का बेटा हूँ। मगर इन तमाम बातों के बावजूद मैं अपने आप को रोक ना पाया। सजल के बारे में सोचने के लिए वो जिन लड़कों के साथ कैंटीन में आती थी वो मुझे अच्छे लोग मालूम नहीं होते थे। कई बार मेरे दिल में आया कि सजल को मना करूं कि इन लड़कों के साथ मेल जोल ना रखे, मगर फिर दिल में आया कि बेटा अपनी औकात में रहो, नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे और वो मेरी कैंटीन में जब भी आती है
मैं अपना चेहरा ढांप लेता था, ये सोचते हुए कल को अगर मैं कोई बड़ा आदमी बन गया तो सजल मुझे ये कहते हुए ठुकरा ना दे कि मैं इनके कॉलेज का एक मामूली सा मुलाजिम था। ये मेरी खुद हम ख्याली थी या जो भी, पर मैं अपने आप को मुतमिन करने के लिए ये हरकत करता था। जब भी सजल मुझे नजर आती या इससे सामना होता तो अपना चेहरा छुपा लेता और चेहरे पर मास्क लगा लेता। आज वो लड़के कैंटीन चाय पीने आए थे, मगर इनके साथ सजल नहीं थी। शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं थी या कोई और वजह थी, लेकिन जिस दिन वो कॉलेज ना आती मेरा दिल बेचैन हो जाता और जब तक इससे देख ना लेता मुझे चैन ना आता। लड़कों को मैं चाय देने गया तो वो सजल के बारे में ही गुफ्तगू कर रहे थे। एक लड़का जिसका नाम नुमान था, बाकी लड़के इससे मजाक कर रहे थे कि आज तो तुम्हारी माशूका नहीं आई इसलिए तुम नजर आ रहे हो, जिस पर नुमान ने कहा कि मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। लड़के इससे कह रहे थे कि झूठ मत बोलो, हमने देखा है कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, जबकि नुमान इसकी बात को ठुकरा रहा था और कह रहा था कि मैं इससे मोहब्बत नहीं करता, मेरे पास इसके करीब जाना चाहता हूँ ताकि वो किसी दूसरे के बारे में सोच ना पाए, लेकिन याद रखना मैं इससे मोहब्बत बिल्कुल नहीं करता। ये सुनकर इसके सारे दोस्त हैरान थे और फिर गपशप में मसरूफ़ हो गए। नुमान की ये बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। मैं किसी न किसी बहाने से इसके करीब से गुजरता और इनकी बातें सुनने की कोशिश करता। नुमान ऐसा क्यों कह रहा था ये तो मैं नहीं जानता था, लेकिन वो किसी न किसी लिहाज से सजल को नुकसान पहुंचाना चाहता था। मेरे कुछ दोस्त थे, काफ़ी आवारा थे, लेकिन बहुत काम के दोस्त थे। वो मेरी खातिर अपनी जान भी दे सकते थे। इन्हीं में मेरा एक ज़फ़र नाम का दोस्त था, जिसके ज़िम्मे मैंने ये काम लगाया कि नुमान के बारे में जानने की कोशिश करो कि ये कौन है और इसका बाप क्या करता है। काफ़ी कोशिशों के बाद ज़फ़र सिर्फ इतना जान पाया कि नुमान की माँ इस दुनिया में नहीं और वो अपने बाप के साथ भी नहीं रहता। किसी न किसी वजह से वो अपने बाप से नाराज़ है। नुमान का बाप इसे मनाने की कोशिश करता है, बार बार इसके हॉस्टल के सामने गाड़ी खड़ी करके नुमान से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन इसका बेटा अपने बाप से नहीं मिलता। ज़फ़र ने हॉस्टल सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो इसने भी इस बात की तस्दीक की कि नुमान का बाप पिछले 2 साल से अपने बेटे से मिलने की कोशिश करता है। इसकी एक झलक देखने के लिए कई घंटे हॉस्टल के बाहर खड़ा रहता है और फिर जब थक जाता है तो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, मगर नुमान अपने बाप से नहीं मिलता। हालांकि कई बार ऐसा हुआ है कि इसने सिक्योरिटी गार्ड और हॉस्टल के बाकी लड़कों के सामने ही अपने बाप को जलील किया है और कहा है कि जब मैं आपसे मिलना नहीं चाहता, आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, तो क्यों बार बार आप हॉस्टल में मुझसे मिलने के लिए आ जाते हैं। बेहतर यही होगा कि आप मुझसे दूर रहें। अगर इसी तरह आपने मुझे तंग किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। इस दिन के बाद वो बाप अपने बेटे से मिलने कभी ना आया। इस चीज़ से साबित होता है कि वो अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन बेटा किसी वजह से अपने बाप से नफरत करता है। मैंने ज़फ़र से पूछा कि ये जानने की कोशिश करो कि वो अपने बाप से इतनी नफरत क्यों करता है, मगर इस बारे में ज़फ़र ना जान पाया कि इसके आखिर वजह क्या है, लेकिन इसने मुझसे वादा किया कि किसी न किसी तरह ये बात जानने में मैं कामयाब ज़रूर हो जाऊँगा। अच्छा, बाकी की तरह से मुझे भी फ़ोन आया और आवाज़ से ही मैंने पहचान लिया कि अब्बा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। शायद अब्बा को बुखार था। अब अब्बा मुझसे कहने लगे कि बेटा तुमसे एक ज़रूरी काम है। मैंने अब्बा से कहा आप हुक्म तो करें। अब्बा कहने लगे बेटा मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लिहाजा कुछ दिनों के लिए मैं अपने गाँव जाना चाहता हूँ। तुम मेरी जगह कुछ दिन के लिए मालिक की हवेली पर आ जाओ। अब्बा सेठ जबरान की हवेली पर काम करते थे। वो वहाँ माली थे जो पौधों को फूलों को पानी देते थे। मैंने कैंटीन के मालिक से बात की कि मैं कुछ दिनों के लिए अब्बा की जगह एक हवेली में काम करना चाहता हूँ। कैंटीन के मालिक ने मुझसे कहा कि अपनी जगह किसी दूसरे दोस्त को अपनी रिप्लेसमेंट में दे दो ताकि मैं यहाँ मसला न बने। कैंटीन में रश बहुत बढ़ जाता है और मेरे पास लड़के कम हैं। मैंने इनसे कहा कि आप फिक्रमंद ना होने की ज़रूरत नहीं। मैंने अपनी जगह ज़फ़र को कैंटीन पर लगा लिया और ख़ुद सेठ जिब्रान की हवेली में चला गया। ये बहुत बड़ा बंगला था। स्टार्टअप के बहुत सारे कारोबार थे और टेक्सटाइल मिल के मालिक थे। अब्बा मुझे स्टेज साहब के बारे में बताया करते थे कि इसके पास इतनी दौलत है कि इसकी 7 नस्लें अगर रोज़े दौलत को ज़ाया करना शुरू कर दें तब भी इसकी दौलत में किसी किस्म की कमी नहीं आएगी। मैंने अपनी कुछ किताबें साथ ली क्योंकि मैं साथ साथ मुकाबले के इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहा था।
सुबह सुबह ही सेठ जबरान की गाड़ी जब घर से निकली तो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि गाड़ी के अंदर सजल मौजूद थी। पहली बार मुझे पता चला कि वो सेठ जबरान की बेटी है। खैर, मुझे इस बात की खुशी थी कि अब सजल कम अज़ कम दिन में 1-2 बार मुझे नज़र तो आ जाएगी। कभी कभार मैं दिल में सोचा था कि सजल और मेरा कोई कनेक्शन ज़रूर है, इसीलिए तो किस्मत बार बार मुझे सजल के सामने ले आती है। रात के वक्त में जब अपने कमरे में पढ़ाई में मसरूफ़ था तो सेठ जबरान मेरे कमरे में आए। मैं अपनी जगह पर खड़ा हो गया, जबकि सेठ साहब ने मुझे बैठने को कहा। इसने मेरे हाथ में किताब देखी तो कहा, ज़रा किताब तो दिखाओ। फिर कहने लगा, क्या तुम मुकाबले के इम्तिहान में अपेयर होना चाहती हो? मैंने सेठ साहब से कहा, सेठ साहब, जब से होश संभाला है गरीबी ही की ज़िंदगी देखी है, और अब आपके बकौल हमारी 7 नस्लों में कोई सरकारी नौकरी हासिल ना कर पाया। बस मेरे दिल में ख्वाहिश है कि कुछ मेहनत कर लूँ ताकि अब्बा की दिली ख्वाहिश पूरी हो सके। मेरी ये बात सुनकर सेठ मुस्कुराने लगा और कहा कि बेटा, अगर इसी तरह तुमने कोशिश जारी रखी तो एक न एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाओगे। बस कामयाबी का एक असूल हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी भी मोड़ पर हिम्मत मत हारना और हालात को देखते हुए अपनी जगह मत छोड़ना। ज़िंदगी मुश्किलात का नाम है और अक्सर वो लोग कामयाब होते हैं जो इन मुश्किलात से गुजर कर अपनी मंजिल पा लेते हैं। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। मेरा बाप भी एक गरीब किसान था, मगर मुझे पढ़ने लिखने और आगे आने का बहुत शौक़ था। अपने इस शौक़ को पूरा करने के लिए मैं मुल्क से बाहर चला गया और वहाँ एक कंपनी में काम करने लगा। फिर जब मुझे इस काम में महारत हो गई तो मैं अपने वतन वापस आ गया और टेक्सटाइल की दुनिया में अपना नाम कमाया। सेठ जबरान की बातों से मुझे बहुत तसल्ली हुई और मेरे दिल में एक उम्मीद की एक नई किरण पैदा हो चुकी थी। सेठ वापस चले गए, लेकिन इसकी इन बातों पर गौर करता रहा और दिल में सोचता रहा कि शायद इसने अपनी बेटी से मेरे बारे में बात की होगी या नहीं। कैसा झलक को बताया होगा कि मैं CSS ऑफिसर बनना चाहता हूँ और मुकाबले के इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मगर फिर सोचने लगा कि अगर वो अपनी बेटी को बताए या ना बताए, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अगले दिन सुबह सुबह सजल जल्दी में थी, शायद इससे कॉलेज में देर हो रही थी। वो ड्राइवर को आवाज़ें दे रही थी कि जल्दी से गाड़ी निकालो, मैं क्लास से लेट हो रही हूँ। मैं सजल की तरफ टिकटिकी बांध कर देखने लगा और शायद इसी वजह से गलती से पानी का पाइप मेरे हाथ से फिसला और इसकी कमीज़ पानी में भीग गई। सजल से ये बात बर्दाश्त न हुई और इसने मेरे साथ वो किया जो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। मेरे तमाम ख्वाबों पे पानी फिर चुका था। इसने अपने पैर से जूती निकाली और मुझे बुरी तरह मारना शुरू कर दिया, जबकि इनका ड्राइवर बार बार कह रहा था, बीबी जी, लड़के को माफ़ कर दो, इनसे गलती हुई है। लड़के का बाप बीमार है और ये अपने बाप की जगह यहाँ नौकरी करने आया है। नया है, इसलिए इससे गलती हो गई है, इसे माफ़ कर दें। लेकिन वो ड्राइवर की कोई बात नहीं सुन रही थी, मुसलसल मुझे मारे जा रही थी। मगर मैं भी चुपचाप बैठा रहा और इसको रोकने की बिल्कुल कोशिश ना की। जब वो मेरे कमरे में आई और मेरा बैग और जितनी किताबें पड़ी थी इनको आग लगा दी। जहाँ मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा था, जो आग इसने मेरी किताबों को लगाई थी, इसको बचाने की भी कोशिश कर रहा था। मगर अफसोस कि मेरा नुकसान हो चुका था और वो मुस्कुराकर मेरी तरफ देख रही थी। जब सारी किताबें जल गईं तब इसने कहा, तुम जैसे लोगों की जगह हमारे पैरों के नीचे ही होती है, लिहाजा कभी भी ऊंचे ख्वाब मत देखना। मालिक का बेटा बड़ा अफीसर बनने के ख्वाब देख रहा है, अल्लाह की शान। उम्मीद है आज तुझे अपनी औकात का पता चल गया होगा, लिहाजा आज के बाद हमेशा अपने काम पर फोकस करो और अपनी औकात में रहो। मुझे सजल की ये बात सुनकर हैरत हुई। कमीज़ भीग जाने की वजह से इसने मेरी पिटाई की। मुझे ये बात भी भूल चुकी थी, लेकिन इसके बाद इसने जो मेरी किताबों को आग लगाई, ये भला मैं कैसे भूल सकता था। मैं हैरान था कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। क्या इससे ये बात साबित हो चुकी थी कि सेठ जबरान ने अपनी बेटी के सामने ये बात ज़रूर की होगी कि माली का बेटा मुकाबले के इम्तिहान में तैयारी कर रहा है। मगर अफसोस कि सजल एक तंग दिल लड़की साबित हुई। मैं तो इसकी सूरत का आशिक हो चुका था, लेकिन इसकी सीरत से तो नावाकिफ़ था। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि सजल किस किस्म की लड़की है। मुझे खुद से नफ़रत होने लगी। अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि इस किस्म की लड़की से मैंने मोहब्बत की और अपने दिल में बसा लिया, जबकि वो तो बड़ी गिरी हुई लड़की थी। गरीब और नादार लोगों के बारे में इस तरह के ख्यालात रखती है, इन्हें अपने पाँव की जूती से भी नीचे समझती है। खैर, मैंने अब्बा को फ़ोन किया कि अब्बा, मैं गाँव आ रहा हूँ और आप भी अब यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। मेरी ये बात सुनकर अब्बा हैरान हुए और मुझसे पूछने लगे, ऐसा क्या हो गया है, क्यों कह रही हो? मैं रोने लगा तो अब्बा ने कहा, मैं शहर आ रहा हूँ, मेरा आने से पहले कहीं मत जाना। सजल की वजह से मेरा दिल टूट चुका था और मैं बहुत ज़्यादा गमगीन था। इम्तिहानात करीब थे, लेकिन कई दिनों तक मैं पढ़ ना सका।
لیکن پڑھنا ضروری تھا، نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ یہ تو میرا ایسا خواب تھا جو میں نے اپنے خاندان، اپنے باپ کی وجہ سے دیکھا تھا، تو میں کیسے اپنے خواب سے پیچھے ہٹنے والا تھا؟ اس خواب کو ہر حال میں پورا ہوتا ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ ابا شہر آئے، مجھ سے ملے تو میرے ابا کے سامنے رونے لگا۔ پھر ابا کو میں نے سارا واقعہ بیان کیا اور اس بات کی ضد کی کہ ابا اب آپ ادھر نوکری نہیں کریں گے۔ اب مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا، میں سجل کو بچپن سے ہی جانتا ہوں، یہ بچپن سے ہی ایسی ہے، اسے شاید کوئی بیماری ہے یا غصے میں پاگل ہو جاتی ہے، لیکن دوسرے دن ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ اپنے باپ سے بھی اس طرح کے بیہیو کرتی ہے، گھر کے ملازموں سے بھی لڑائی جھگڑا کرتی ہے، لیکن دوسرے دن خود ان سے معافی مانگنے کے لیے آتی ہے۔ بیٹا، وہ دل کی بری نہیں ہے، بس غصے کی بہت تیز ہے۔ مگر ابا سے میں نے کہا کہ جس طرح اس نے مجھے ذلیل کیا ہے، مجھے اس سے سخت نفرت ہو چکی ہے۔ میں وہاں سے چلا گیا، واپس کنٹین میں آیا اور ظفر کا شکر ادا کیا۔ مگر ظفر مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے نعمان کے بارے میں سب معلوم کر لیا ہے، یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ وہ کیوں سجل کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے اور وہ اپنے باپ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے۔ ظفر مجھے تمام باتیں بڑی تفصیل سے بتانا چاہتا تھا، لیکن میں نے ظفر سے کہا کہ گولی مارو نعمان کو اور سجل کو بھی، میرا اب ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے سجل کو پھنسانے سے پیچھے کیا مقاصد ہے، مجھے کچھ جاننے کی ضرورت نہیں۔ بھاڑ میں جائے سجل اور نعمان بھی۔ یہ سن کر ظفر حیران ہوا اور کہنے لگا، کل تک تو تم اس دل سے بہت محبت کرتے تھے اور اب ایسا کیا ہو گیا ہے تم اس سے نفرت کرنے لگے ہو؟ میں نے ظفر کو ساری حقیقت بتا دی اور کہا کہ آئندہ نعمان کا یا پھر سجل کا میرے سامنے نام تک نہیں لینا۔ دوسرے دن میرے باپ نے مجھے کال کی کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ وہ لڑکی اپنی غلطی پر ضرور پشیمان ہوگی، بیٹی تجھ سے ملنا چاہتی ہے اور اپنی غلطی کی معافی مانگنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ تم کالج کی کنٹین میں ملازمت کرتی ہو، وہ آج تجھ سے ملے گی اور تجھ سے معافی مانگے گی۔ میں ابا پر ناراض ہوا کہ آپ نے یہ کیوں بتایا کہ میں اسی کی کالج کی کنٹین میں ملازمت کرتا ہوں؟ میں تو پچھلے 2-3 برس سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں جلدی میں تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ کنٹین میں آ کر اس لڑکی سے سامنا ہو، لہٰذا اپنا مختصر سا سامان پیک کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کالج کی کنٹین کی وہ نوکری چھوڑ دی۔ میں واپس گاؤں آ چکا تھا، امتحان میں تقریباً 1 سے 1.5 مہینہ باقی تھا اور میں اپنا فوکس پڑھائی میں ہی کرنا چاہتا تھا۔ امتحان ہوئے تو میری محنت رنگ لائی اور پہلی اٹیمپٹ میں ہی تحریری امتحان پاس کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے بعد مجھے انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ وہاں اور بھی کافی طالب علم آئے ہوئے تھے جنہوں نے تحریری امتحان پاس کیا تھا اور ان میں سجل بھی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، آنکھوں سے ہی کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، میں آنکھیں پڑھ سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنے کیے پر پشیمان ہے، مجھ سے معافی مانگنا چاہتی ہے، لیکن وہ جگہ معافی کے لیے موزوں نہیں تھی۔ پھر ایک ایک کر کے ہمارے انٹرویو ہوئے، میرا انٹرویو کافی بہتر ہوا اور میں وہاں سے چلا آیا۔ میں اس لڑکی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دن میری زندگی میں سب سے خوشگوار دن تھا جب میں CSS مقابلے میں پہلے 10 پوزیشن ہولڈروں میں شامل ہوا۔ میں نے 8ویں پوزیشن حاصل کی تھی اور مجھے اس بات پر بھی پتہ چلا تھا کہ سجل انٹرویو کلیئر نہ کر پائی کیونکہ لسٹ میں اس کا نام نہیں تھا۔ میں اس دن بہت خوش تھا اور اس سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی تھی کہ جب ابا کو میری کامیابی کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ بہت خوش ہوں گے اور یقینی طور پر سجل کو بھی اس بات کا علم ہوگا کہ اب میں افسر بننے والا ہوں۔ میں ASP بھرتی ہوا تو وردی میں دیکھ کر میرے باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ASP بننے کے بعد میرا کیس جو میرے سامنے آیا، اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یہ ایک ایسی لڑکی کا کیس تھا جس کو اس کے شوہر نے قتل کر دیا۔ موقع پر پہنچا تو پتہ چلا کہ جس لڑکی کو قتل کیا گیا ہے وہ سجل ہے اور اس کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ نعمان تھا۔ اس ظالم نے بڑی بے دردی سے سجل کو قتل کیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے ظفر سے ملاقات کی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس دن میں تمہیں ساری تفصیل بتانے والا تھا، اگر تم میری بات سن لیتے تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا۔ سیٹھ جبران نعمان کی ماں سے خفیہ طور پر ملتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نعمان میٹرک میں پڑھتا تھا۔ نعمان کے باپ نے جب سیٹھ جبرائیل اور اپنی بیوی کو ملاقات کرتے ہوئے دیکھ لیا تب اس نے اپنی بیوی کا گلا گھونٹ دیا تھا اور اسے جان سے مار ڈالا۔ نعمان اپنے باپ سے نفرت کرنے لگا اور جب بڑا ہوا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں کی موت کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ سیٹھ جبران ہی تھا۔ اس نے اپنی ماں کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور سجل کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتا تھا تاکہ سجل کو تکلیف دے کر سیٹھ جبران کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر سکے اور اپنی ماں کا بدلہ لے سکے۔ مجھے یہ جان کر بہت افسوس ہوا تھا، مجھے اس بات کا افسوس تھا اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا میں ہی سجل کا قاتل ہوں
کیونکہ وہ تو مجھ سے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا خواب شاید اب بھی ادھورا رہا، جو مقام میں حاصل کرنا چاہتا تھا وہ تو مجھے مل گیا۔